गुड मॉर्निंग। अगर आप क्लास देखेंगे, लास्ट अकाउंटिंग थ्योरी का मैंने बोला था, जो अकाउंटिंग थ्योरी का पार्ट है। माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. एंड द स्क्रीन इज विजिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने आप लोगों को कहा था, दैट इज हम लोग को अकाउंटिंग थ्योरी का जो 4 से 5 क्लासेस लगेगा, वो हम लोग सैटरडे का क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ले लेंगे, बिकॉज थ्योरी पढ़ाने के लिए हम लोगों का ऑफलाइन जरूरी नहीं है। आप लोगों को मैं नोट्स तो दे दूंगा, एक बार समझा दूंगा तो आपके लिए इंटरेस्टिंग लगेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड अकाउंटिंग अजम्पशंस, इसके बारे में क्लास कराया था। स्टार्टिंग में करा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अजम्पशन, फंडामेंटल अजम्पशंस के ऊपर बात कर रहा था। उसके साथ मैंने बात किया था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में, जैसे एक्रूअल, कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न। तो अब उसको बेस करके हम लोग क्या करेंगे? थैंक यू। आज थ्योरी का दूसरा पड़ाव में हम लोग जाएंगे। ये आप आज हम लोग मोर और लेस एक न्यू एरिया, न्यू स्कोप के भीतर हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। याद रखिए बेटा, आप लोग जितना हायर लेवल्स में जाएंगे उतना आपको अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब ये स्टैंडर्ड्स का मतलब है उसको कैसे करना है, कैसे अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कैसे उसका मेजरमेंट करना है, कैसे उसका डिस्क्लोजर करना है। 3 चीज ऑलवेज याद रखिएगा। एनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए 3 वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। एक, रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड द डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या क्या बोला? 3। सर, रिकॉग्नाइज करना, क्या वो मेरा एसेट है, वो मेरा लायबिलिटी है, वो मेरा इनकम है। दूसरा, उसको कौन सा वैल्यू में रिकॉग्नाइज करेंगे, व्हाट इज द मेजरमेंट अमाउंट। एंड तीसरा, उसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे, कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये 3 इंपॉर्टेंट पहलू होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली अकाउंटिंग रूल एंड प्रोसीड्योर है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब आप डिप्रिसिएशन जो करते हो, आपका अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब डिप्रिसिएशन के लिए आप स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे ना, डिमिनिशिंग फॉलो करेंगे ना, सिंकिंग फंड मेथड करेंगे, इसके ऊपर चर्चा कहां पर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10। अरे एएस का नाम सुना है अभिजीत सर? नो 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 नो, ये अभिजीत सर वाला एएस नहीं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला एएस है, जहां पर आपको हर मैटर के ऊपर आपका स्टैंडर्ड्स रहता है। वो चाहे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हो, वो चाहे कैश फ्लो अकाउंटिंग हो, वो चाहे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हो, अकाउंटिंग फॉर इवेंट्स प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट हो, वो चाहे आपका कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटीज हो, वो चाहे अमलगमेशन हो, वो चाहे अर्निंग पर शेयर्स हो, वो चाहे फिक्स्ड एसेट वैल्यूएशंस हो, वो चाहे गवर्नमेंट ग्रांट हो। मतलब हर जगह जहां पर डिबेट्स पैदा होता है, आई रिपीट द वर्ड, जहां पर डिबेट्स पैदा होता है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट है। जहां पर मैटर डिबेटेबल है, आप लड़की लोग एक कह रहे हैं, लड़के लोग एक कह रहे हैं, तब सर को आना पड़ेगा, मैम को आना पड़ेगा मैटर को संभालने के लिए। सो दैट इज अ डिबेटेबल इशू जो धीरे धीरे हम लोग कवर करते हैं। अकाउंटिंग में ही ऐसा बहुत सारा डिबेटेबल इशू है। फॉर इन्वेंट्री, सर फीफो करेंगे, लिफो करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे। सर हम लोगों ने, जितना हम लोगों का मेमोरी सपोर्ट दे रहा है, हम लोगों ने तो सर लिफो भी किया था, लेकिन जितना तक मुझे पता है सर, आप तो लिफो में नहीं करा रहे हैं। यस, आप लोगों का क्लास जब संवाद सर कराएंगे, पीएम सर कराएंगे, आप लोग देखेंगे इन्वेंट्री में सर लोग लिफो नहीं करा रहे, फीफो करा रहे, वेटेड एवरेज करा रहे हैं। क्यों लिफो नहीं कराएंगे? बिकॉज AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आई रिपीट, AS2 जो डील करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन और एस का नाम है ओबीज सेट 2, AS2। ये सिचुएशन में
आपके लिए क्या होगा, आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में बोल दिया है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। कंसाइनमेंट का वैल्यूएशन में सर ने बोला था आपको शायद कौन सा एक्सपेंसेस ऐड करना पड़ेगा, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। रीजन बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज वहां पर बोल दिया गया है वैल्यूएशन में कितना तक एक्सपेंसेस लेगा, वहां पर रिकरिंग नॉन रिकरिंग नहीं बोला है। दैट इज एनी एक्सपेंसेस एट द पॉइंट ऑफ द सेल वो ऐड हो जाएगा वैल्यूएशन के दौरान। तो वैल्यूएशन के दौरान अगर वो फिगर ऐड हो जाता है तो ये आपका इन्वेंट्री में आता है। ये सब आपको कैसे पता चला? बिकॉज हमने AS2 पढ़ा है, आप भी पढ़ेंगे ग्रेजुअली। तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट देता है, ऑल ओवर इंडिया सेम फॉर्मेट में काम होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, उसका बेनिफिट क्या है और उसका डेवलपमेंट क्या है, ये 3 सवाल आपका सिलेबस में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या रूल, क्या प्रोसीड्योर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी है डेप्रिसिएशन, प्रोसीड्योर क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रूल्स क्या है सर, हम नॉर्मली up to the date of disposal until and unless there is a specifically mention up to date of डिस्पोजल हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जिस दिन से एसेट खरीदा है उस दिन से डिप्रिसिएशन शुरू करते हैं। दैट आर द रूल्स। जब एसेट सेल होगा डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन एसेट, ये सबको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। दैट इज द रूल्स। ये आपका पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी है डिप्रिसिएशन, प्रोसीड्योर है स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग, रूल्स है ये सब आपको कहां मिलता है सर? यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलता है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर? AS10। ऐसा बहुत सारा है, हम लोगों के पास जो सिलेबस में है उसका नाम मैं एग्जांपल में ला रहा हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेट द नॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट, वैल्यूएशन, रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन। कैसे आप एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये बारे में कैसा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा। फिक्स एसेट आप देखते हैं, इंस्टॉलेशन को मैंने डेबिट किया था, इरेक्शन चार्जेस को डेबिट किया था, कॉस्ट ऑफ परचेस को डेबिट किया था, सेकंड हैंड मशीन का रिपेयर खर्चा भी डेबिट किया था एसेट अकाउंट में। व्हाई? बिकॉज सर एनी एक्सपेंसेस व्हिच आर नेसेसरी टू मेक एन एसेट टू बी एन ऑपरेटिव एसेट, उसको यूज करने से तक जो खर्चा है सब उसमें आएगा। मशीन खरीद लिया, अगर आपका कंपनी फैक्ट्री तक अगर नहीं लाते, इंस्टॉलेशन अगर नहीं करते तो आपको यूज नहीं कर सकते वो एसेट को। दैट्स व्हाई एसेट को यूज करने का सब खर्चा यहां पर आएगा। सो ये आपको कहां पर मिला था रिकॉग्निशन का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 में, फिक्स्ड एसेट्स। मेजरमेंट कैसे होगा बोल दिया। वैल्यूएशन क्या होगा सर? एसेट का वैल्यूएशन डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद होगा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर में होगा। रिकॉग्निशन कैसे होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉग्निशन होगा सर? कैसे उसका रिकॉर्डिंग होगा? ये सब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फ्रेम्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन फ्रेम करता है? ऑलवेज ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेम करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पावर है, वो क्या करेगा? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फ्रेम करेगा, मतलब प्रिपेयर करेगा। The basis objective of issue of accounting standard is to ensure the uniformity of accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले क्या अकाउंटिंग नहीं था सर? था, लेकिन डिफरेंट अप्रोच था। एक कंपनी अपने मर्जी से मेथड यूज करते थे, प्रोसीड्यूर यूज करते थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाने से क्या हुआ? सबको एक फॉर्मेट में आपको इस्तेमाल करना पड़ा। कोई चाहे तो आज इन्वेंट्री वैल्यूएशन लिफो नहीं कर सकता, उसको फीफो एंड वेटेड एवरेज ही करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, पहले लिफो कर रहे थे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन करते थे, उसके बाद डिमिनिशिंग नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस 3 क्राइटेरिया फुलफिल होता है। क्या? इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूट बोल रहा है करने के लिए। नंबर 2 प्रेजेंटेशन, नंबर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है करने के लिए। ये 3 सिचुएशन अगर होता है तो यू कैन चेंज द मेथड। तो ये सब आपका यूनिफॉर्मिटी दर्शाता है। तो दैट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अकाउंटिंग रूल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द नॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सीए इंस्टीट्यूट इसको
फ्रेम करता है, इशू गवर्नमेंट करता है. Accounting standard provide the guideline of preparation of accounts and financial statement. The basis objective to issue the accounting standard are to ensure the uniformity of accounting practices. वो यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिफॉर्म करता है, सेम लेवल का प्रैक्टिस फॉलो करता है, आप एक मैं अलग, ऐसा कुछ नहीं. बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या है सर? हाँ सर लीफो फीफो एक बार बताइए ना सर. आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सिर्फ फीफो मेथड एप्लीकेबल है एंड वेटेड एवरेज एप्लीकेबल है. वहां पर आप लीफो नहीं कर सकते. किसने ना किया है, लेकिन हम लोगों ने तो सीखा है, ये सीखा है, लेकिन ना किसने किया है, ना किया है सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने. एज 2 में इसको ना बोला है आप नहीं कर सकेंगे. तो दैट इज द रीजन. ठीक है. नेक्स्ट benefit. Accounting standard provide the conceptual framework of accounting practices like measurement and recognition. Accounting standards आपको conceptual clarity देता है, एक framework देता है जिसके भीतर आप measurement, recognition, disclosure करते हैं. Accounting standard provide the guidelines of accounting practices. Accounting standard provide the guidelines for preparation of books of accounts and financial statement. The basic objective is to issue the accounting standard are to ensure uniformity of accounting practices on various accounting issues. It helps the user of accounting information in meaningful interpretation of treatment of financial statement. ये करता क्या है, ये accounting information का interpretation and presentation को करता है. Financial statement prepared using the accounting standard increase the reliability of statement to the user. जो accounting financial statement accounting standard follow करके किया गया है उसका रिलायबिलिटी ज्यादा है. इट एनहांस द कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सिंस सब लोग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई ये कंपैरेबल है. इट रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट, रिलायबल एंड कंपैरेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट बनाता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूसेस द सब्जेक्टिविटी, मतलब ये सिंस मेथड्स प्रिस्क्राइब कर देता है, दो सब्जेक्टिविटी, मैं एक रकम बोलूंगा आप एक रकम दूसरा बोलेंगे, ऐसा नहीं है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूसेस द सब्जेक्टिविटी व्हाइल सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर. मतलब आप आपके मन में जो आ रहा है वो नहीं कर सकते. तो ये था बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. देखिए, एनी प्रॉब्लम? नो सर. चलिए, procedure of issue of accounting standard in India. Very important question, alternate year में ही आता है. In 1977 the Institute of Chartered Accountant of India ICAI constitute the ASB Accounting Standard Board. ये किसको देख के फॉलो किया गया है? एक पहले था जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया है, ऐसे ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS बोल के भी कुछ था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का. सेम तरीका इंडिया में भी हुआ है 1977 में. द ICAI constitute the accounting standard board for the formulation of accounting standards in India. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया था. The steps of issuing accounting standard are stated in the following steps. Step 1, determine the accounting area in which accounting standards need to be formulated. पहले ये तो डिसाइड करते हैं किस विषय के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा, उसके ऊपर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे. सब विषय के ऊपर बनाएंगे तो हजारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा. कौन सा क्रिटिकल मैटर के ऊपर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है? फॉर्मुलेट द स्टडी ग्रुप टू असिस्ट द ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करेगा? एक स्टडी ग्रुप, जिस स्टडी ग्रुप से डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग, टीचर्स लोग, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट सब लगे, मतलब इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स जो लोग हैं वो लोग रहेंगे, एकेडमिशियंस ये सब रहेंगे. ये एक स्टडी ग्रुप रहेगा. स्टडी ग्रुप क्या इशू फॉर्म करेगा ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को हेल्प करेगा. किसके लिए? फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कलेक्ट द डिफरेंट व्यूज ऑन द मैटर थ्रू विच द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इंडस्ट्री, एकेडमिशियंस एंड द प्रोफेशनल बॉडीज. डिफरेंट व्यू, उस मैटर के ऊपर डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है,
पब्लिक सेक्टर यूनिट का क्या ओपिनियन है, इंडस्ट्री अदर देन पब्लिक सेक्टर क्या ओपिनियन है, एकेडमिशियन का क्या ओपिनियन है, प्रोफेशनल बॉडीज सीएमए इंस्टीट्यूट, आईसीएस इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है, कंपनी सेक्रेटरी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आईसीएसआई, तो ये लोगों से ओपिनियन लेता है। प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट, सबका मत ओपिनियन लेके ये जो स्टडी ग्रुप एंड एएसबी है वो क्या करेगा, सबका ओपिनियन लेके एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर एंड पब्लिकेशन, वो प्रिपेयर करेगा, पब्लिकेशन ऑफ क्या करेगा, ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट मतलब एक ड्राफ्ट बनाएगा, रियल पूरा नहीं, वो एक ड्राफ्ट बना के वो क्या करेगा, किसके लिए, वो ओपन कर देगा पब्लिक के कमेंट के लिए। ये जो एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक एंड मेंबर्स कमेंट के लिए वो ओपन कर देगा फॉर द पब्लिक एंड मेंबर्स कमेंट के लिए। फाइनलाइजेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बाय एएसबी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ द इश्यू रेज्ड इन द अबव स्टेप, मतलब जैसे ही ओपन कर देता है पब्लिक अपना ओपिनियन देगा, नाउ उस ओपिनियन के बेसिस में वो फाइनल करेगा क्या, वही ड्राफ्ट जो बनाया था एक्सपोजर ड्राफ्ट को, सबका ओपिनियन लेके उसको फाइनल रूप देगा। कौन करता है ये काम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन द अबव स्टेप्स। स्टेप 6, the council of ICAI considered the final draft. The council of ICAI considers the final draft of the proposed standard and modify that draft if required after consultation with ASB. The council of ICAI considered the final draft of the proposed standard. अब किसके पास जाएगा, एएसबी आईसीआई के पास भेजेगा फाइनल ड्राफ्ट। पहले एक्सपोजर ड्राफ्ट था, सब कुछ इनकॉर्पोरेट करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट क्या जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास एकदम फाइनल शेप में। अगर इंस्टीट्यूट के पास जाके लगता है कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करेगा, ऑब्वियसली आफ्टर कंसल्टेशन विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सब अगर कंप्लीट हो गया, पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल स्टैंडर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल, उसके बाद वो पब्लिश करेगा किसके अथॉरिटी के ऊपर, काउंसिल, किसका काउंसिल, अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो काउंसिल है वो ये फाइनली पब्लिश करेगा। तो दैट इज द प्रोसीड्योर ऑफ इशूइंग इंडियन स्टैंडर्ड, प्रोसीड्योर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश करने का तरीका मैंने आपके सामने रखा है, देखिए। एनी डाउट? सर स्टेप 3 बताइए ना एक बार सर। आपने एक्सपोजर क्या किया, आपने पहले इशू को आइडेंटिफाई किया, किस इशू के ऊपर आपको स्टैंडर्ड बनाने हैं। उसके बाद ये जिम्मेदारी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को दे दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसका हिस्सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का हिस्सा है। वो क्या करेगा, एक स्टडी ग्रुप फॉर्म करेगा। स्टडी ग्रुप क्या करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को हेल्प करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करेगा, उस मैटर के ऊपर डिफरेंट लोगों का ओपिनियन लेगा, रिप्रेजेंटेटिव का रिप्रेजेंटेशन लेगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इंडस्ट्री, एकेडमिशियन मतलब टीचर्स लोग, प्रोफेशनल मतलब सीए लोगों का जो प्रैक्टिस करते हैं वहां का ओपिनियन लेगा। दैट इज द कलेक्टिंग द ओपिनियन। उसके बेसिस में वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा एंड पब्लिक में पास ओपन करेगा, दैट इज पब्लिकेशन करेगा ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। ठीक है सर, ओके सर। ओके यस सर सर। तो 2 नंबर स्टेप में सर स्टडी ग्रुप है क्या सर? स्टडी ग्रुप मतलब आप लोगों को मैंने बोला था ना, 4-5 स्टूडेंट लोग एक साथ बैठ के काम पढ़ाई लिखाई करो। जी सर। यस सर। वो क्या है, अच्छा, आप लोगों का घर है नो, Group स्टडी ग्रुप है। मतलब एक्सपर्टिशियन बैठेगा स्टडी ग्रुप। एक्सपर्टाइज लोग जिसके पास एक्सपर्ट है वो बैठेगा। और उसमें कौन कौन है, उसमें इंडस्ट्री ने जो काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब इंडस्ट्री में जो अकाउंट्स करते हैं वो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, हम लोग जैसे टीचर्स है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, इंडस्ट्री हायर लेवल का ऑफिशियल्स है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। हाँ अगर उसके बाद सर आईसीएआई भी होगा सर, हाँ आईसीएआई। हाँ
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट के, अरे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही तो ये काम है, तो सीए है, मेजॉरिटी ऑब्वियसली सी चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग ही रहेंगे, वो तो माना जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का माना जाता है दे आर अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स। सीए का मतलब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका मतलब क्या होता है, दे आर एक्सपर्ट इन अकाउंटेंट, माना जाता है, वो है और नहीं दूसरा इश्यू, लेकिन माना जाता है। यस सर। उस सब्जेक्ट में माहिर होना चाहिए, तभी उस लेवल में पहुंचते हैं। आपको कभी स्टडी ग्रुप में इन्वॉल्व किया गया सर? हाँ, आपको कभी ऐसे स्टडी ग्रुप में इन्वॉल्व किया गया जैसे जो आप थ्योरी पढ़ा रही जिस बेसिस पर? देखिए वो सीनियर के लिए होता है, सीनियर लोगों के लिए, मतलब मिनिमम 20 इयर्स 30 इयर्स जिसका एक्सपीरियंस है, एडमिट हो गए हो, देखो सीनियर मतलब मिनिमम 20-25 साल का एक्सपीरियंस होगा इंडस्ट्री में तब। और ये तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है बेटा, हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो देन एक दो को तो जगह मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए स्टडी ग्रुप के लिए। मिनिमम। ठीक है, यस सर। तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट समझाया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या बेनिफिट आता है वो समझाया है, और प्रोसीड्यूर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझाया है। ठीक है, तो उसके बाद में आऊंगा बेनिफिट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। सर आपने जो पढ़ाया है अभी तक, वहां पर आप इंडिया का बोले हैं हर इंडिया में सेम प्रैक्टिस होना चाहिए सर, लेकिन आज का बिजनेस तो सिर्फ इंडिया में है ऐसा तो नहीं है। आज बिजनेस सिर्फ नॉट ओनली इंडिया, वो इंडिया से बाहर भी है, यस और नो? यस सर। अगर बिजनेस इंडिया से बाहर भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए टाटा मोटर्स 6, इंफोसिस दुनिया का 20 कंट्री एंड 4 कॉन्टिनेंट में ऑपरेशन करता है। सोच सकते हो सबका अगर अलग अलग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ता है, उसके लिए तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो ये ऐसा सिर्फ इंफोसिस नहीं है, बहुत सारा मुल्क का बहुत सारा कंट्रीज है जिसके लिए ये प्रॉब्लम मौजूद है। अगर ये प्रॉब्लम उसके पास है तो कैसे इसको हैंडल करेगा, ये मैटर को कैसे हैंडल करेगा? उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। उस देश में ऑपरेशन करना है तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। अगर दुबई में ऑपरेट करते हो तो दुबई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, पाकिस्तान में ऑपरेट करते हो तो पाकिस्तान का फॉलो करना पड़ेगा, बांग्लादेश फॉलो करते हो तो बांग्लादेश फॉलो करना पड़ेगा। सर मेरा तो हाल खराब हो जाएगा। देन आपके लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों सर उसका इंडिया का स्टैंडर्ड नहीं चलेगा? भाई इंडिया का स्टैंडर्ड इंडिया के लिए चलेगा, वो बाहर मुल्क क्यों एक्सेप्ट करेगा? तुम्हारा घर का प्रोसीड्यूर तुम्हारे घर में चल सकता है, बाहर वाला क्यों एक्सेप्ट करेगा? सेम वे इंडिया का स्टैंडर्ड इंडिया में एक्सेप्ट होगा, बाहर में क्यों एक्सेप्ट होगा? सर ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का है? नो, सब कंट्री का ये मैटर प्रॉब्लम है। अगर सब कंट्री का ये मैटर और ये प्रॉब्लम रेस करता है तो सर याद रखिए बिजनेस करना वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये मैटर सिर्फ इस कंट्री का नहीं, सब कंट्री का इश्यू है। तब उस लोगों ने सोचा है भाई एक इंटरनेशनल लेवल में स्टैंडर्ड होना चाहिए जो सारा देश फॉलो, सारा ग्लोब फॉलो करेगा। वही ग्लोब को बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड। कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड जो हम लोग फॉलो करेंगे। तो मैटर आता है ग्लोबल स्टैंडर्ड के। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो ये स्टैंडर्ड को फॉलो फ्रेम करता है, नॉट ओनली द फ्रेमिंग, वो उसको फॉलो भी कराता है।
तो इट इज अ ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट, द बिजनेस हैज अ नो बाउंड्री, बिजनेस रिक्वायर्स मनी फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मार्केट। ऑब्वियसली इंडिया का जो बिजनेस का एक्सपांशन है, सिर्फ इंडियन मार्केट से इतना पैसा नहीं उठ सकता, उसको बाहर से जाना पड़ेगा। बाहर मतलब बाहर मुल्क से जाना पड़ता है। Hence, the existence of global standard for preparation of accounting statement will reduce। अगर उसको सपोर्ट देने के लिए अगर डोमेस्टिक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता है, बाहर वाला स्टैंडर्ड उसको फॉलो करने के लिए, उसके लिए तो उसका टाइम कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये कम करने के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का जरूरत था। ग्लोबल स्टैंडर्ड होने से क्या होगा, सारा विश्व सेम स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। पहले सिर्फ इंडिया फॉलो करता था, अब कॉमन एक स्टैंडर्ड होगा तो सारा वर्ल्ड सेम फॉलो करेगा। एज ए रिजल्ट वही स्टैंडर्ड को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोगों को दूसरा कोई स्टैंडर्ड फॉलो करना नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल रिड्यूस द टाइम कॉस्ट फॉर ड्राफ्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे ही आप ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करके अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आपको फिर से रिपीटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिड्राफ्ट करना दूसरा सिस्टम में आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। नाउ इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है फ्रॉम द साइड ऑफ द कंट्री, अगर ब्रिंग मोर फॉरेन कैपिटल एंड एक्सपांशन ऑफ द इकोनॉमी। अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, बाहर से पैसा यहां पर लोग आराम से निवेश करेगा, बिकॉज वो लोगों का बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिया का बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के उसको समझ में आएगा। सर उसको कैसे समझ में आएगा? सर इंडिया तो इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करता है। नो, इंडिया का क्या करता है, उसके पास ऐसा कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो करने से उसको क्या होगा, इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बाहर मुल्क के उस पर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। फ्रॉम द साइड ऑफ इन्वेस्टर, बाहर वाला से जो इन्वेस्टर है वो उसको जब देखेगा, उसका जो स्टेटमेंट है हाई लेवल में, मतलब हाई लेवल इन द सेंस दैट उसको आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाते हैं, तो उसका रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ता है। फ्रॉम द साइड ऑफ द इंडस्ट्री, सिंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कैपिटल एंड रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। फ्रॉम द साइड ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशन, आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में काम करने का मौका मिल जाएगा, आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा। आप लोग पहले इंडिया का चार्टर अकाउंटेंट होते तो आपको इंडिया में ही रहना पड़ता, अब आपको सिर्फ काम इंडिया में नहीं मिलेगा, सारा विश्व ग्लोबल विलेज हो जाएगा आपके काम के लिए। रादर होता भी है, इंडिया का चार्टर अकाउंट वर्ल्ड में बहुत माना जाता है, वो सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर सकता है, वो चाहे तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ये सब यूरोप का कंट्रीज में। वाई? बिकॉज यहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। आज के डेट में, अब तुमको मैं कुछ समझा रहा हूं, आज के डेट में सिर्फ इंडिया में सिर्फ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते हैं। इंडिया में दो प्रकार का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको बेस करके इंडिया में फॉलो किया गया है इंड AS, इसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शॉर्ट में बोलते हैं इंड AS। और इंडिया में और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है बेटा आपके इसके लिए, उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या क्या बोला है? दो। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ऑलरेडी इंडिया में मौजूद था इंड AS आने से पहले ही, दूसरा है इंड AS। इंड AS थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, मतलब वहां पर टर्मिनोलॉजी टेक्निक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, बिकॉज आप समझ ही सकते हैं सारा वर्ल्ड इसको मानता है, तो थोड़ा ऑर्डिनरी नहीं होगा, हाई सोफिस्टिकेटेड टूल होगा। इंडिया का जो बड़ा बड़ा कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो लोग क्या करेगा, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जो मल्टीनेशनल मतलब मल्टीनेशनल में काम करता है, वो लोगों के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS फॉलो करना कंपलसरी है। इंडिया का जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए कंपलसरी है फॉलो करना, लेकिन जो इंडिया का लिस्टेड कंपनी नहीं है उसको भी क्या कंपलसरी है फॉलो करना? आंसर होगा नो, उसके लिए अभी तक इंड AS कंपलसरी नहीं है। सर वो तब क्या करेगा? सर वो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। तो आप लोग जान चुके हैं इंडिया में कितना प्रकार का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बोलो जल्दी बोलो बोलो। फर्स्ट दो। क्या क्या? दो। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरा इंडियन IND AS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक्चुअली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया का इंटरनेशनल वर्जन, और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया का देसी वर्जन। मोस्ट ऑफ द इंडियन अदर देन लिस्टेड कंपनी, अदर देन
ऐसे नहीं लिस्टेड कंपनी, वो सब क्या करता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, मतलब देसी वर्जन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है। लेकिन जो लोग हाई लेवल का लिस्टेड कंपनी है, हाई नेटवर्क कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, वो लोगों के लिए क्या है, वो लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया मतलब इंड एस फॉलो करता है। सर इंड एस और आईएफआरएस, इंड एस और आईएफआरएस में अंतर क्या है? मेरा आंसर होगा कुछ अंतर नहीं है। आईएफआरएस का कॉपी पेस्ट है इंडिया, उसको ही हम लोग फॉलो करते हैं। उपाय नहीं, नामटा तो बोले ही बोलो। तो आप क्या करेंगे? तो इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब देसी, हम लोगों का लैंग्वेज में देसी स्टैंडर्ड जो है छोटा मोटा इंडियन कंपनी के लिए हम लोग जैसे सीखते सीखेंगे। लेकिन इंडेस वो जो पॉइंट है, हायर लेवल इंटरनेशनल वो फॉर्मेट जो है, वो इंडिया का मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। सर हम लोग क्या इंडेस नहीं पढ़ेंगे? बेटा आप लोगों को जान के खुशी होगा, मैं ही आप लोगों को सेमेस्टर 6 में आप लोगों को 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा। अगर मैं पढ़ाता हूं, अगर मेरे जगह दूसरे कोई आएगा तो दूसरा कोई पढ़ाएंगे। बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ पर, मैं जैसे बोल देने के लिए बोल दिया। आप लोगों के लिए 3 इंटरनेशनल लेवल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए है इंडेस में। एक अर्निंग पर शेयर्स के ऊपर, एक एम्पावरमेंट के ऊपर, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर। तब हम लोग वो पढ़ेंगे। सिर्फ 3 है, यस 42 के भीतर सिर्फ 3 है, बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ 3 हम लोगों को पढ़ना है, तब भी छोटा अंश हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जरूरत क्यों पड़ा? मेजर कारण है बिकॉज हम लोगों का क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, क्या वर्ड बोले, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। अरे भाई खुद का जो कंट्री का बॉर्डर है उससे बाहर जाके अगर बिजनेस करते हो तब उसका नाम होता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। प्लस आपका इंडिया में पैसा कम है, आपको बाहर मुल्क से पैसा लाना है, तो इसके लिए भी आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करना है। बिकॉज जो लोग पैसा लगाएंगे वो तो डिफरेंट कंट्री से पैसा लगाएंगे। आपके लिए पॉसिबल नहीं है बार बार वो कौन सा कंट्री पैसा लगा रहा है उसके बेसिस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। सो बेटर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, सबका काम निपट जाएगा। तो हम लोगों के लिए इंडेस नहीं है, हम लोगों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए एक ही ग्लोबल स्टैंडर्ड का नाम है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखो नाम और अकाउंटिंग नहीं है, बिकॉज हायर लेवल में ऐसा टी फॉर्म का अकाउंट्स नहीं होता है, अब नाम हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग एनी फॉर्म में हो सकता है, अकाउंट्स फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में। International financial reporting standards are the global accounting standard formulated and issued by CON IASB, International Accounting Standard Board। जैसे इंडिया का है IASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे ही फॉर्मुलेट करना है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सर इसका तरीका क्या होगा? जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है, सेम तरीका यहाँ कर भी है। ऑन वेरियस अकाउंटिंग इश्यूज फॉर द मेकिंग यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो किसी कंट्री के लिए नहीं बनाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है। नाउ इट इज योर ड्यूटी, आप उसको अडॉप्ट करेंगे और नहीं। मैं बाय द वे बोलता हूं, मोर और लेस इन वर्ल्ड का सब कंट्री आईएफआरएस अडॉप्ट कर चुका है, सिवाय दादा को छोड़ के। दादा कौन है? यूएसए। यूएसए का खुद का एक गैप है यूएस गैप, बट रिसेंटली मैं देख रहा हूं यूएस भी अपना गैप को चेंज करके धीरे धीरे धक्का खाते खाते वो क्या हो गया, उसका दादागिरी कम होता गया, बिकॉज चाइना ओवरटेक कर रहा है। चाइना भी इंड एस फॉलो, आईएफआरएस फॉलो करता है। तो IFRS is a trademark of IASB. IFRS now used by more than 140 countries including European Union. मतलब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मोस्ट ऑफ द कंट्री, वर्ल्ड का बराबर सब कंट्री इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो IFRS फॉलो करता है। There are two approaches for transaction from national standard to common national। उसको 2 अप्रोच है, बिकॉज सब कंट्री का खुद का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, वो कैसे IFRS में कन्वर्ट किया। 2 अप्रोच है, एक है अडॉप्शन अप्रोच और दूसरा है कन्वर्जेंस अप्रोच। अडॉप्शन मतलब जानते हो क्या?
अडॉप्ट करना, कॉपी पेस्ट, मतलब वो लोगों का जो स्टैंडर्ड है उसको कॉपी करो पेस्ट करो, हो गया आईएफआरएस। मतलब उस देश आईएफआरएस पूरा कॉपी पेस्ट करता है। दूसरा है कन्वर्जेंस, इंडिया ये कन्वर्जेंस फॉलो करता है। पाकिस्तान बांग्लादेश अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस फॉलो करता है। दुबई आईएफआरएस अडॉप्ट करता है, लेकिन इंडिया यूरोपियन कंट्री अडॉप्ट करता है आईएफआरएस। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये लोग क्या करते हैं जानते हो? ये लोग कन्वर्ज करता है, मतलब वो देसी जो स्टैंडर्ड है उसको कॉपी कर, उसको क्या किया, धीरे धीरे उसका जो रिक्वायरमेंट है उसका बेसिस में, रिक्वायरमेंट अनुसार धीरे धीरे मार्च कर लिया आईएफआरएस। मतलब ये पूरा कॉपी नहीं है, ये छोटा छोटा करके जिस जिस पोजीशन में चेंज करना है वो चेंज करके, मतलब कुछ इंडिया की भी रहा, कोई बाहर का रहा, करने के बाद वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया है। तो इंडेस जो बनाया है, इंडेस यूजिंग द कन्वर्जेंस टेक्निक विथ आईएफआरएस। तो इंडिया वन ऑफ द कंट्री जो जहां पर कन्वर्जेंस फॉलो होता है और अडॉप्शन फॉलो होता है, ऐसा कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जो अडॉप्शन फॉलो करता है। तो इंडिया का अकाउंटिंग लेवल थोड़ा हाई है, दैट्स व्हाई ये कन्वर्ज करने का साहस करता है। लेकिन बाकी जो कंट्री का नाम बोला है, थाईलैंड, ये सब लोग अडॉप्ट करते हैं, नॉट कन्वर्ज। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईएफआरएस। शॉर्ट नोट आ सकता है, व्हाट इज आईआरएफएस, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ आईआरएफएस। तो आपको जितना छोटा करके मैंने लिख दिया है वह लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या है वो अगर पूछेगा तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। मैंने एकदम छोटा करके आप लोगों को लिख दिया है। नाउ मैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग से पहले मैं एक क्वेश्चन करूंगा, दैट इज लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। एटलीस्ट 20 बार आ चुका है क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग अभी तक जो अकाउंटिंग आप लोगों को सीखे हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोगों को शायद आप लोग भूल गए हैं, डिप्रिसिएशन जब मैंने फर्स्ट क्लास को कराया था, टू 2010 में एसेट खरीदा है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो 10,000 स्ट्रेट लाइन मेथड अगर फॉलो करते हो 2010 का फिगर के ऊपर ही। वाई? बिकॉज सर हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। लोन लिया है 4 साल पहले, आज का लोन रिपे करना है सर, आज का लोन का भाव सेम रहेगा। उस टाइम लो मार्केट इंटरेस्ट था 10%, अब इंटरेस्ट गिर के हो गया है 8-6%, तो लोन का अमाउंट तो चेंज होना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग जो फेयर मार्केट, हम लोग जो हिस्टोरिकल कॉस्ट में ट्रांजैक्शन प्राइस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ट्रांजैक्शन जिस प्राइस में हुआ है उसी को ही हम लोग बेसिस बनाते हैं। तो ये हम लोगों का अकाउंटिंग का प्रोसीड्योर है और इसके बेसिस में ही हम लोग पूरा सेमेस्टर तक वो करेंगे। The historical cost accounting system refers to the recording of asset in the books of accounts at the amount paid at the time of purchase. This is reliable because the monetary amount is known and verifiable. However, there are the following limitation of historical cost based accounting. क्यों हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करते हैं? बिकॉज इट इज मोर रिलायबल। बिकॉज आपके पास वाउचर है, सर देखिए 1 लाख का मशीन खरीदा हूं, वाउचर में लिखा है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू फ्यूचर में क्या होगा वो तो कोई लिख के नहीं दे सकता है, आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। देन तो सर ये रिलायबल नहीं होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, ये तो सब्जेक्टिव हो गया। लेकिन मुझे मोर ऑब्जेक्टिव वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए जो मेरा हिस्टोरिकल अकाउंटिंग सिस्टम ही दे सकता है। However, there are following limitation of historical cost accounting system. क्या? Number 1, the system does not reflect the current financial position of the business. कैसे current financial position बोलेगा? वो जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया है, तुम सिंपल एग्जांपल सोचो, मैंने बोला था ना खिदिरपुर कॉलेज का, तुम अगर बड़ो बाबू से अगर बैलेंस शीट लेते हो, अगर बड़ो बाबू को मैनेज करके, हम लोगों का जो कॉलेज का बड़ो बाबू है उसको मैनेज करके अगर आप लोगों के पास बैलेंस शीट आ जाता है, वो अगर आपको दे देता है, आप देखोगे बिल्डिंग का वैल्यू लिखा है 40,000 50,000, इतना बड़ा जमीन का पैसा 40,000 होगा सर? ये तो करोड़ों में होगा प्रॉपर्टी। यस सर। सेंजीवियर्स का प्रॉपर्टी का वैल्यू है 10,000 रुपया सर, वो तो कम से कम 200 से 400 का 300 करोड़ का प्रॉपर्टी है उस बिल्डिंग में।
कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग का वैल्यूएशन है मैक्सिमम 10,000 15,000। क्या बोल रहे हैं सर, उसका वैल्यूएशन तो 10,000 करोड़ का होना चाहिए जो बिल्डिंग उसका प्रॉपर्टी है। तो सर हम लोग क्यों करते हैं? अरे भाई हम लोग हिस्टोरिकल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, दैट्स वाई सर ये तो रिलायबल नहीं है। एग्जैक्टली वो करंट फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता। तो सर करंट फाइनेंशियल पोजीशन अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, मैंने जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया है सर वो 10,000 के ऊपर, यस वो तो मेरा गलत हुआ है, यस डिप्रिसिएशन गलत हुआ मतलब प्रॉफिट और लॉस भी गलत होगा। एग्जैक्टली राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट should match, profit and loss account match the current revenue, should compare the current revenue with the historical cost. So current revenue तो पता है बिकॉज आज सेल करने से जो पैसा आ रहा है करंट रेवेन्यू है, लेकिन उसके साथ किसको कंपेयर कर रहा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब जब मैंने डिप्रिसिएशन, वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ी आज का डेट में हुआ है रादर देन करंट कॉस्ट। रोशन कुमार शाह कौन है? Now, financial statements are prepared under the historical cost accounting system do not show the impact of inflation. अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में अपना काम करते हैं तो सोच के देखिए, आपने इन्फ्लेशन को इग्नोर किया। आपका जमीन का भाव तो 10,000 नहीं है, जमीन का भाव चेंज होके 10,000 से 10 लाख 20 लाख हो चुका है। मतलब जो इन्फ्लेशन हुआ है वो मैटर को आपने इग्नोर किया। तो अगर मैटर को इग्नोर करते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं दिखाते हैं। Depreciation is provided under historical cost value basis. Naturally, replacement of asset is very difficult. आप जिसके बेसिस में डिप्रिसिएशन कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, उस टाइम एसेट का वैल्यू था 4 लाख रुपया, लेकिन 5 साल बाद वो तो 4 लाख रुपया नहीं रहेगा, वो हो सकता है 10 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन आपने डिप्रिसिएशन फ्यूचर के लिए एसेट को रिप्लेस करने के लिए 4 लाख रुपया का ऊपर ही आपने क्या किया? आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए। ठीक है, तो अगर 4 लाख रुपए के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए तो क्या हो जाएगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए एसेट को रिप्लेस करना। इन दैट सिचुएशन एसेट को अगर रिप्लेस करने के लिए आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को हिस्टोरिकल कॉस्ट तो ठीक नहीं हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट में करूंगा तो सर मैं डिप्रिसिएशन 4 लाख का जुगाड़ कर सकूंगा, लेकिन मेरा एसेट का वैल्यू 8 लाख हो जाएगा। और वन ऑफ द पर्पस ऑफ द डिप्रिसिएशन इज दैट आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट को रिप्लेस करने के लिए आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। द टैक्स पेबल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मिसलीडिंग अकाउंटिंग फिगर। व्हाई? सर मेरा रेवेन्यू है करंट डेट में और कॉस्ट है बैक ईयर का डेट में, दैट्स व्हाई मेरा जो टैक्स कैलकुलेटेड फिगर है वो तो गलत है। जो टैक्स कैलकुलेट करूंगा वो प्रॉफिट तो गलत है, प्रॉफिट तो ज्यादा दिखा दिया, कॉस्ट कम दिखाया और रेवेन्यू ज्यादा दिखाया, मतलब टैक्स का इंप्लीकेशन आएगा। The profit and loss account does not reflect the unrealized gain from the increase of the net worth. आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करके आप काम करते हैं, तो अनरियलाइज गेन कभी शो नहीं करता है। जैसे आज का बिल्डिंग का वैल्यू मेरा 10 लाख से बढ़ के मान लीजिए 20 लाख हो गया, तो ये जो 20 लाख हुआ वो तो मेरे पास आया नहीं, ये तो अनरियलाइज गेन है। तो ये एक अनरियलाइज गेन आप प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नहीं दिखाते हैं। So they are the limitation of historical cost accounting. तो ये historical cost accounting बेस करके ही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग को स्क्रैप मतलब उसको बोला है और ये कोई काम में नहीं लगेगा, उसको हटाइए। तो हिस्टोरिकल सिस्टम में कैसा फॉलो होता है? दैट इज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। फेयर वैल्यू मतलब करेंट मार्केट वैल्यू जो होगा उसी से बेसिस में आपका एसेट एंड लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करेंगे। Fair value accounting has been developed to overcome the limitation of historical cost accounting. तो fair value accounting क्यों आया? Because वो जो historical cost basis में accounting में जो limitation आया था, वो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आपको ने fair value accounting आपको फुलफिल करना है। Fair value means the amount for which asset could be exchanged or liability are settled
in an arm length transaction between two knowledgeable parties. तो फेयर वैल्यू क्या है? द अमाउंट जिससे मैं एसेट को एक्सचेंज कर सकता हूं, मतलब एक एसेट चेंज करके दूसरा एसेट ले सकता हूं, लायबिलिटी को सेटल कर सकता हूं इन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, मतलब बिटवीन टू नॉलेजेबल पार्टी। सबसे बगल में, आप इसका बगल का मतलब है आप दूर दूर में कितना भाव में बिकता है वो नहीं देखेंगे, सबके हाथ के सामने। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब सामने जो ट्रांजैक्शन अवेलेबल है बिटवीन टू नॉलेजेबल एंड अनरिलेटेड पार्टी, मतलब आप जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो आपका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, वो आपका रिलेटेड होना नहीं चाहिए, और वो बंदे के पास इंफॉर्मेशन है मार्केट का, वही नॉलेजेबल अनरिलेटेड पार्टी आपका लायबिलिटी सेटल करने के लिए कितने में लायबिलिटी सेटल करेगा, आपका एसेट कितने में एक्सचेंज करेगा, वही आपका क्या हुआ, आपका फेयर वैल्यू है। और उसी वैल्यू के बेसिस में आप आपका एसेट एंड लायबिलिटी को वैल्यू करेंगे। दैट इज अ मॉडर्न टेक्निक। आपका जो एंटायर आईएफआरएस है दैट इज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। आपका एंटायर जो आईएफआरएस है वो क्या है? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग फॉलो करके किया गया है। तो फीचर क्या है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग? फेयर वैल्यू incorporates the market information into financial statement. हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी भी मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता था, लेकिन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में मार्केट में आपका एसेट लायबिलिटी का क्या वैल्यू है, किससे आप लायबिलिटी सेटल कर सकते हैं, किससे आपका एसेट आप परचेस कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ला रहे हैं। कैसे? जैसे ही मैं उसको करंट मार्केट वैल्यू में वैल्यू करता हूं। ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी आर रिफ्लेक्टेड एट द करंट वैल्यू। एसेट एंड लायबिलिटी को आज का डेट में वैल्यूएशन में हम लोग वैल्यू करेंगे। The result of changes in the carrying amount of the asset and liability are reflected in the statement of profit and loss. जैसे ही मेरा लायबिलिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है, मेरा एसेट का वैल्यू चेंज हो रहा है, वो वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में चेंज नहीं होता है। यहां पर जैसे ही चेंज होगा, इससे जो गेन और लॉस आएगा दैट इज अनरियलाइज्ड गेन, उसको मैं कहां पर रिफ्लेक्ट करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इज अनबायस्ड बिकॉज वो मार्केट डिटरमिन करता है, उसमें बायस्ड मतलब आपका मर्जी निर्भर नहीं करता है। एज द मार्केट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज, बिकॉज मार्केट बिटवीन टू नॉलेजेबल पार्टी, जिसके पास मार्केट का आइडिया है वो आपको भाव लगाएगा, मार्केट आपका वैल्यूएशन करेगा। दैट्स व्हाई इट इज अनबायस्ड, मतलब यहां पर सब्जेक्टिविटी कम है। द फेयर वैल्यू इंक्रीजेस द कंसिस्टेंसी। सब कंपनी अगर फेयर वैल्यू के बेसिस में अपना वैल्यूएशन करेगा तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगा, मार्केट का रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। The fair value increase the consistency as the asset and liability acquire or incurred in different time frame reflected at the current value. Because मजा देखिए, जो कॉलेज आज से 200 साल 100 साल पहले हुआ था उसका लैंड एंड बिल्डिंग का जो नेटवर्थ हो, एसेट का वैल्यू होगा, और जो कॉलेज आज एस्टेब्लिश हुआ है उसका तो वैल्यूएशन डिफरेंट होगा। जो कंपनी आज से 10 साल पहले लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा था और जो कंपनी न्यू कंपनी आज लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी खरीद रहा है, उसका एसेट का वैल्यू तो डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो कंपेरेबल कैसे होगा? वो 20 साल पुराना, ये 2 साल पुराना, तो उसको कंपेरेबल करने के लिए एकमात्र पॉसिबल है उसको आज का डेट में वैल्यूएशन करो, फेयर वैल्यू में वैल्यूएशन करो। जैसे ही आप फेयर वैल्यू में उसको वैल्यूएशन करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा? वो कंपेरेबल हो जाएगा। तो व्हाट आर द लिमिटेशन? सबसे बड़ा लिमिटेशन इज लेस वेरीफाइबल। आप वेरीफाई नहीं कर सकते, आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होगा, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ये सब करने के लिए हाई प्रोफेशनल स्किल लोगों का जरूरत होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। पैसा ही पैसा, मार्केट में लोग नहीं है, फाका पूरा मैदान। द डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू इज नॉट क्लियर। ये आर्म लेंथ का कॉन्सेप्ट, किसको आप आर्म लेंथ बोलेंगे, कितना किलोमीटर होने से आप लेंथ बोलेंगे, ये सब मैटर थोड़ा वेग है। So they are the limitations of the fair value accounting. So that are the concept of the what is fair value accounting. Short note में आता है what are the concept of fair value accounting. वहां पर आपको fair value accounting का concept और मतलब लिखने के बाद features उसको लिखना पड़ेगा as well as limitation. Clear? तो पहले हम लोग historical limitation cost पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे fair value accounting. सर फेयर वैल्यू इज अनबायस्ड का मतलब? अनबायस्ड का मतलब इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। मैं मेरा मर्जी से वैल्यूएशन चेंज नहीं कर सकता हूं, मार्केट जो वैल्यू देगा,
मार्केट जो वैल्यू करता है, मार्केट शेयर का प्राइस, वो मार्केट जो वैल्यू करता है, तुम्हारा मर्जी से वैल्यूएशन नहीं होगा। मार्केट जो वैल्यू करता है, मार्केट का वैल्यू कैसे होता है सर? बायर एंड सेलर से जो मार्केट का वैल्यू डिटरमिन होता है उसको। ओके सर। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए यहां तक। सर तो अभी क्या फॉलो होता है सर, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग या हिस्टोरिकल बेस्ड अकाउंटिंग? जो लोग इंड एस फॉलो करते हैं, जो लोग इंड एस फॉलो करते हैं, एक सेकेंड, जो लोग इंड एस फॉलो करते हैं, जो सब कंपनी इंड एस फॉलो करते हैं, वो लोग मस्ट बी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में एक एक स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए 6 महीना 7 महीना गुजर जाता है, इतना इश्यूज है। वो इंडिया में लगे चाहे ना लगे, लेकिन आपको तो पढ़ना है इंड एस। यस सर। जो इंड एस पढ़ने वाला लड़का है, उसका मंथली सैलरी कम से कम ऑर्डिनरी भी पड़ेगा 1.5 लाख, और अपर सैलरी सर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। बिकॉज वो तो एक्सपर्ट ओपिनियन रखता है। हम लोग तो नेशनल स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, वो लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सीए लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है। स्काई इज द लिमिट। अगर आप मैटर को अच्छी तरह समझ के उसका एप्लीकेशन, सिर्फ समझने से नहीं होगा, एप्लीकेशन जितना सीखोगे, इंप्लीमेंटेशन जितना सीखोगे, आपका सैलरी का रेंज उतना ही बढ़ेगा। जितना बड़ा बड़ा कंपनी, उसको तो इंडेक्स फॉलो करना ही पड़ेगा, वो तो उसको डिवेट करके जा नहीं सकता। ओके, इंडिया एडॉप्शन करता है, इसलिए इसका नाम है इंड एस। इंड फॉर इंडिया, एस फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो चलिए। नो सर। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग में थोड़ा होल्ड कीजिए, मैं आपका अटेंडेंस दे देता हूं।